नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह जाजड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षाओं में हमने वर्ण का पूरा विश्लेषण किया, किस वर्ण को कहां से उच्चारित करते हैं, क्या क्या उसके प्रयत्न होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अपन ने अमूर्त इकाई से शुरू किया था। भाषा की सबसे छोटी अमूर्त इकाई ध्वनि होती है। उसके बाद अपने सीखा कि मूर्त या साकार रूप जिसको लिखा जा सके या लिपिबद्ध किया जा सके वो वर्ण के रूप में जाना। आज हम उस स्टेज पर पहुंच गए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। यानी मैं सीधी उद्घोषणा कर रहा हूं कि आज का हमारा जो शीर्षक होगा वो शब्द है। शब्द को हम 4 प्रारूपों में बांटेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होंगे। अगर मैं इसकी भूमिका की बात करूं तो सबसे पहली बात ये आती है कि शब्द कहते किसे हैं। हम जब प्राइमरी के छोटे जो व्याकरण हैं यानी पहली से लेकर 5वीं तक की बात करूं मैं, तो व्याकरणों में ऐसा लिखा हुआ है कि अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, या वर्णों का ऐसा समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसको शब्द कहते हैं। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड इसको बढ़ाते हैं, जैसे 8वीं से लेकर +2 तक का जो सिलेबस है उसमें एक और नई बात है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है जो हर व्याकरण में लिखी हुई है। सार्थक वर्ण समूह है। पता नहीं आपने कभी इस बारे में सोचा कि नहीं सोचा। मेरे यहाँ बड़ी खुंदक है एक चीज़ की। जिस व्याकरण में अपन ये पढ़ते हैं कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, उसके तुरंत नीचे लिखा मिलता है कि शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। देखिए, जो प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं वो ये है कि परिभाषा में हमने ये सीख लिया कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर निरर्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं। कभी आपने सोचा हो इस पे? मेरा मंतव्य ये है कि या तो परिभाषा को इतना ही बनाओ कि वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं, या फिर परिभाषा यूँ बनाओ कि सार्थक एवं निरर्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या फिर ये तय कर लो कि निरर्थक कोई शब्द ही नहीं है। यदि नहीं है तो फिर इसको शब्द का पार्ट क्यों माना जाता है। इसका निराकरण ये है कि निरर्थक शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न तो व्याकरण में होता है, न साहित्य में होता है, और न ही व्यवहार में होता है। जैसे औपचारिकतावश हम किसी के घर जाते हैं, अगला नहीं भी चाहे तो भी जाते ही अपने को एक प्रश्न करता है, चाय वाय पियोगे? प्रश्न क्या था उसका? चाय वाय पियोगे? अपन भी उसी के वे में उसको उत्तर देते हैं, बोले पी पा के आया हूं। चाय के साथ क्या प्रयोग किया? वाय का। इसका मतलब सार्थक के साथ उसने क्या जोड़ा? निरर्थक। यदि वो सीधा हमें ये कह देता कि आजा वाय पी ले, तो क्या हम इसको समझ पाते? नहीं। सर में दर्द होता कि पिला क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। लेकिन चाय के साथ उसने क्या किया? वाय का प्रयोग किया। फिर वो अगला प्रश्न दागता है, रोटी राटी खागो के, यानी रोटी के साथ क्या प्रयोग किया उसने? राटी का प्रयोग किया। अपन ने कभी ये नहीं कहा कि रोटी तो हमारा बनाई तारा, राटी ही तो लिया। अपन ने ये प्रयोग कभी नहीं किया, क्योंकि रोटी के साथ जब उसने राटी का प्रयोग किया तो हम समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है। यदि वो सीधा हमें ये कहता कि आजा राटी खा ले, तो सर में दर्द होता। मेरा कहने का मतलब है कि ये परिभाषा हमारी सार्थक है, सही है। परिभाषा में निरर्थक को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं होता है। सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है। अब आज के बाद हम जो कुछ पढ़ेंगे वो हमारे लिए सारा का सारा सार्थक ही होगा, यानी निरर्थक शब्द से हमें कोई लेना देना
नहीं है, भाषा में हम इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। इस सार्थक शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले वाचक, इसका पहला भेद होता है वाचक। दूसरा भेद होता है लक्षक और तीसरा भेद होता है व्यंजक। बच्चों, यदि आप 10% मानसिक रूप से बोर्ड से जुड़े हुए हो तो ज़िंदगी में ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बोर्ड पे ही याद करवा देता हूँ। ये थोड़ा सा 90% चाहे आप रामनिवास बाग में घूमते रहो, मुझे आपकी उपस्थिति 10% चाहिए। वाचक शब्द का मतलब है किसी भी शब्द का साधारण, सत्य या मुख्य अर्थ। किसी भी शब्द का साधारण, मुख्य या सत्य, और ये सत्य भी कितना, 100% सत्य अर्थ। बच्चों, 2011 फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आ गया था कि निम्न में से अभिधा शब्द शक्ति का स्रोत कौन सा है। अभिधा का मतलब है वाचक से बनेगी, लक्षणा लक्षक से बनेगी और व्यंजना व्यंजक से बनेगी। अब वो तो 2011 की बात थी कि उसने अभिधा शब्द शक्ति को पूछा। मान लो कि हमें वो ये पूछ ले कि निम्न में से वाचक शब्द का स्रोत कौन सा नहीं है। जो 4 विकल्प थे मैं आपको दे रहा हूं, ऊपर देखिए। पहला था माता पिता, ये ए विकल्प था। बी में उसने दिया गुरुजन, इसका सी विकल्प था व्याकरण या कोश, और डी में उसने बनाया परिवार। थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। मनुष्य जब पैदा होता है और मर नहीं जाता तब तक वो सीखने की एक ललक लेकर पैदा होता है, और सीखता सीखता ही, यदि मैं संस्कृत में कहूं कि पंचतत्वेतु विलीन है। मानव की पहली पाठशाला, उसकी उत्पत्ति के बाद उसकी पहली पाठशाला होती है उसके माता पिता। हम सत्य अर्थ देखें कहाँ से सीख रहे हैं। पहली पाठशाला अगर माता पिता हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो छोटे बच्चे, या अपन जब छोटे थे, जब हमने सीखना शुरू किया था, बचपन में छोटा बच्चा खेल रहा है आंगन में, घर में, कहीं भी, एक छोटा सा पक्षी आकर के बैठता है और बच्चा पूछता है कि पापा ये क्या है। पापा कहता है बेटा ये कौवा है, बेटा ये चिड़िया है, बेटा ये कबूतर है। वो पक्षी उड़ गया, बच्चा खेल में लग गया। थोड़ी देर बाद दोबारा वो पक्षी आकर के बैठा, बच्चा भूल चुका था इतनी देर में। उसने दोबारा पूछा कि पापा ये क्या है, तो पापा ने कहा बेटा ये कौवा है। फिर उड़ा, फिर बैठा, फिर पूछा कि पापा ये क्या है, बेटा ये कौवा है, बेटा कौवा है, बताया था ना बेटा कौवा है, कौवा है बेटा ये कौवा है। और एक दिन वो बेटा खुद कह देता कि पापा ये कौवा है। यानी उसे जितनी बार पूछा गया उसे एक ही उत्तर मिला कि ये कौवा है। यहाँ से वो क्या सीख रहा है, सत्य अर्थ को सीख रहा है। फिर दूसरी स्थिति, जैसे आप माता पिता के बाद सीखने के लिए कहाँ जाते हो, स्कूल में। यानी आप घर से कहाँ आए हो, हमारे पास आए हो। बच्चों ध्यान रखना, यदि गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ गुरु है, जिंदगी में उतारो इस चीज को, यदि गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ गुरु है तो वो अपने स्टूडेंट को कभी भी सत्य के अलावा और कोई अर्थ बताता ही नहीं है। हाँ, किसी बहुत बड़े स्टैंडर्ड पर जाकर के हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द जो गुरु के दिमाग से निकल गया हो, तो भी वो गलत अर्थ बताने के बजाय ये कहेंगे बेटा मुझे ध्यान नहीं है, मैं कल इसको देख के या दुरुस्त करके आपको बता दूंगा। खैर, हमें जब सिखाया गया था तो हमारे जो आदर्श गुरुजी होते थे वो कहते थे कि बेटा गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आंधी की तरह क्लास में आता है और तूफान की तरह निकल जाता है, हिम्मत नहीं होती हमारी कुछ पूछने की। वो क्लास में इंटर होते ही
ऐसे करते कि बेटा तू बता तू बता तू बता। पूरा पीरियड अपना इस दहशत में निकल जाता है कि 12 नंबर आ गो। दूसरे गंभीर होकर के आए, अपना टॉपिक लिखा, बिल्कुल गंभीर होकर के पढ़ाया, अपन ने उनको 1 घंटे झेला, अपन सोचते थे कि बलंदे रकोण छेड़ेगो। तीसरे जो गुरुजी थे हंसते हंसते आए, पता नहीं उन्होंने हंसते हंसते कब पढ़ा दिया, और उनके जाने के बाद अपन सोचते थे कि काश मैं ये पूछता तो भी मेरे गुरुजी आपको जरूर बताते। एक कैटेगरी थारे सामने है। मेरा कहने का मतलब ये है कि माता पिता के बाद हम कहाँ पहुँचे? गुरुजन के पास। गुरु भी हमेशा क्या करता है? सत्य अर्थ को ही बताता है, यानी वो भी हमें वाचक ही सिखाते हैं। अब मान लो कि माता पिता के बाद आप हमारे पास आए हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको आप जाकर के कहाँ सर्च करोगे? आपके पास जो भी सहायक सामग्री है, व्याकरण है, आपका कोश है। व्याकरण में भी क्या होता है? प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति दी हुई होती है, वो किस भाषा का है, उसका पर्यायवाची कौन कौन है, उसका विलोम शब्द क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई होती है। तो वहाँ से भी हम क्या सीखते हैं? सत्य अर्थ को सीखते हैं। यानी वाचक शब्द के 3 स्रोत होते हैं। पहला माता पिता, दूसरा गुरुजन, और तीसरा व्याकरण या कोश। परिवार वाचक शब्द का स्रोत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परिवार में जैसे संडे होता है, तो संडे को भी हम, जैसे मास्टर पैसे के लोग हैं, छुट्टी पे होते हैं, तो बच्चों के साथ खेलना, घूमना, उनके साथ मनोरंजन वो भी उम्मीद करते हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन तो कम से कम रिलैक्स हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हंसी मजाक या फिर ऐसी चीज़ें होती है, तो वहाँ परिवार में सारे सदस्य जुड़ जाते हैं, और वहाँ ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा सत्य अर्थ को सीखे। कंठस्थ परिभाषा दोबारा सुन लो। किसी भी शब्द का साधारण, मुख्य या 100% सत्य जो अर्थ होता है उसको वाचक कहते हैं। दूसरा देखिए लक्षक। ये मनुष्य को कोई सिखाता नहीं है, बल्कि वो खुद इजाद करता है जब वो समाज में प्रविष्ट होता है। और मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये 50% सही होता है और 50% गलत भी हो सकता है। यदि मैं इसको आपको डॉक्टरी भाषा में बताऊं, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी का काम पड़ा होगा अमूमन, डॉक्टर हमें 4-5 औपचारिक चीज़ें पूछता है। उसने जैसे ही हम उसके सामने पहुंचे, उसने पूछा क्या बात है? हम कहते हैं जुकाम है, बुखार है। बोले कब से? कल से। रात को क्या खाया था? अपन बता देते हैं कि दाल खाई थी, कड़ी खाई थी, या जो भी खाया था अपन बता देते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या सर दर्द कर रहा है? अपन कहते हैं हाँ या ना। खांसी आती है? हाँ या ना। नाक से पानी? हाँ या ना। जी घबरा रहा है? हाँ या ना। उल्टी हुई थी? हाँ या ना। फिर वो अपना वो जुगाड़ लगाता है, बोले ले सांस ले। अपन सांस लेते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है बैठिए। अब उसने जो ये 4-5 हमसे बातें की थी, उसके आधार पर उसने लक्षण तय किए। उसने सोचा कि हो सकता है इसको ये बीमारी हो, एक दवाई लिख दी। हो सकता है ये ना हो, दूसरी लिख दी। हो सकता है ये भी ना हो, तीसरी लिख दी। ये एक खाली पेट लेनी है और एक लिक्विड दे दी। बोले 3 दिन की दवाई है, 3 दिन बाद फिर दिखा लिए। अब यदि उन 5 में से हमें कोई बीमारी है तो हम ठीक हो गए, वरना अपन अक्सर क्या कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई मेरे कौन लग गए, दूसरे कन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 50% सही था और 50% गलत भी हो सकता था। मेरा कहने का मतलब है कि जब मुख्य अर्थ को अपन छोड़ देते हैं तो किसी लक्ष्य अर्थ को ग्रहण करते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? किसी भी संज्ञा के लक्षण देखकर निर्धारित किया गया अर्थ लक्षक कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे अपने गांव में, शहरों में, बाजार में, दुकानों के आसपास कोई व्यक्ति है जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटाएं हैं, हाथ में कमंडल, चिमट्टा ले रखा है। अपन उसको देख करके क्या कहते हैं कि ओ बाबो है, ओ साधु है, मोडो है, फकीर है, मतलब इस प्रकार के नाम लेते हैं।
जरूरी नहीं कि वो है ही, हो सकता है वो उसी वेश में कोई आतंकवादी हो सकता है कोई भगोड़ा हो जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमने तो उसको सिर्फ उसके लक्षण देखे और तय कर लिया कि ये बाबा जी है। कहने का मतलब किसी भी संज्ञा के आप लक्षण देखिए और लक्षण के अर्थ पर यदि कोई निर्धारण आपने किया है तो वो अर्थ लक्षक कहलाता है। कई बार जैसे कोई रास्ते से कुत्ता जा रहा है जिसकी पूंछ सीधी है, मुंह से लार टपक रही है, अक्सर उसको देख करके अपन कह देते हैं, हमारे गांव में ऐसा कहा जाता है कि ओ गंड कटका एडो है। मतलब हम इतने बड़े लुई पास्चर हैं कि देखते ही बता देते हैं कि ओ गंड कटका एडो है ना। हो सकता है कि वो पैदाइशी ऐसा हो सकता है कोई बीमारी और हो उसको, लेकिन हमने तो सिर्फ लक्षण देखे और तय कर लिया कि ये कुत्ता पागल है। किसी भी शब्द का साधारण, सत्य या मुख्य अर्थ वाचक है। किसी भी संज्ञा के लक्षण देखकर निर्धारित किया गया अर्थ लक्षक है। तीसरा देखिए व्यंजक, ये भी मनुष्य को कोई सिखाता नहीं है, बल्कि जब वो समाज में प्रविष्ट होता है तो इसका भी खुद ही आविष्कार करता है। इसमें दो तरीके की चीजें हैं। एक तो मैं ये कहूं कि अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति आगे चल करके अपन जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहां इसका पूरा विवरण आपको मिलेगा। एक बार इसको यूं समझ लो कि कोई भी बात जो बढ़ा चढ़ा करके कही जाती है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। 927 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। यानी क्रम क्या था? संस्कृत, प्राकृत, पाली और फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के दो भेद किए, शोरसेनी और अवहट। 927 ईस्वी से जब शुरुआत होती है तो हिंदी साहित्य का जो पहला काल है वो विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक का समय माना जाता है। वहाँ जो अतिशयोक्तियाँ हुई, साधारण से युद्ध को महाभारत की संज्ञा दे दी जाती थी। हिंदी का पहला महाकवि चंदवरदाई और पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को एक उत्क्षिप्त ग्रंथ माना जाता है और उसकी थोड़ी सी अतिशयोक्ति की अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ तो देखिए किस प्रकार से हुआ। चंद लिखता है कि जब संयोगिता का हरण करने के लिए पृथ्वीराज चला तो उसके पास 6-7 विश्वसनीय अंगरक्षक थे, यानी बॉडीगार्ड। विजयगढ़ के राजकुमार से उसकी शादी हो रही थी और चंद ये लिखता है कि विजयगढ़ का जो राजा था उसकी सेना का हरावल भाग यानी पैदल सैनिक 3 संख थे। सोच के देखिए, 1192 में पृथ्वीराज का अंत हो गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में द्वितीय युद्ध। वहां बंदी बना लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। 1192 के बाद कोई प्रलय नहीं हुई पृथ्वी पर आज तक। 3 संख उसकी सेना का हरावल भाग था। आज संपूर्ण पृथ्वी की आबादी 3 संख नहीं है। क्या वो 1192 से पहले थी? तो ये चीज क्या है? एक अतिशयोक्ति है। फिर वो कहता है कि 3 संख तो हरावल भाग था, चतुरंगिणी सेना थी। हजारों की संख्या में गजारोही थे, हजारों की संख्या में अश्वारोही थे, हजारों की संख्या में रथारोही थे। उन सबको वो पराजित करता और फिर संयोगिता को उठा लेके जाता है। ये एक प्रकार से अतिशयोक्ति थी। इस चीज को अपन व्यंजक कहते हैं। फिर अपन मध्यकाल में 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, मध्यकाल, भक्ति काल, इन नामों से जाना जाता है। किसी ने नहीं देखा ऊपर वाले को। कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई सगुण है, कोई निर्गुण है। इतनी अतिशयोक्तियां, क्योंकि राजा और प्रजा एक दूसरे के भक्षक बन चुके थे तो किसी तीसरी सत्ता को स्वीकार किया गया। मुझे याद आता है तुलसीदास जब राम का बाल्यकाल वर्णित करता है तो एक सुंदर कुंडली लिखी उसने। बोले, वरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। ये 1544 के बाद की बात है। मतलब कब तुलसीदास, कब राम
और वो उसका वर्णन देखिए कैसे कर रहा है। वरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराद्र पल्लव खोलन की, बोले उसके श्रेष्ठ दांतों की पंक्ति जब वो ऊपर और नीचे वाले ओष्ठ खोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुंद पुष्प की कली खिली हो। बोले चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, जब वो मोतियों की माला उसके श्याम वर्ण पर दिखती है, शरीर पर दिखती है, जो गले में उसने पहन रखी है, तो ऐसे लगता है कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की, बोले जब वो अपनी तोतली बोली में बोलता है तो तुलसीदास चाहता है कि उसकी तोतली बोली पर अपने प्राणों को न्योछावर कर। यही बात सूरदास ने की। जब आप लोग पीजी कर रहे थे, एमए में ये प्रश्न बार बार आता था आपके कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं, सूरदास जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध थे इसके पक्ष में कोई तर्क ही नहीं है हमारे पास, लेकिन जन्मांध नहीं थे इसके बारे में बहुत सारे अपन तर्क दे सकते हैं। सूरदास वो वर्णन कर गया, अगर यशोदा कलम लेके खुद लिखने बैठती तो भी शायद कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन नहीं कर पाती। उसने लिखा, बोले जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई आवे कछु गावे, मेरे लाल को आव निद्रिया काहे न आनी सुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है कबहू पलक झपकावे। जिसके खुद के पलके नहीं है, पता है वो क्या कर गया, एक अतिशयोक्ति कर गया। जब हमारे घर में छोटा बच्चा सो रहा होता है तो अपन बाहर से आने वाले को इशारा करके बताते कि ये करते हैं। ये सूरदास ने लिखा। बोले जब यशोदा को पता चलता है कि कान्हा अभी तक तो कभी ओठ फड़फड़ा रहा था, कभी पलक झपका रहा था, लेकिन अब उसने बंद कर दिया है ये, तो वो कह रहा है कि नाना करी करी सहन बतावे, यानी वो इशारे कर करके बता रही है कि ना आवाज मत करो, कान्हा सो चुका है। सूरदास ने यहां तक एक जगह हिंदू धर्म को आड़ पे रखा उसने। इस चीज को अपन अतिशयोक्ति और ज्यादा कह सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है। जब कृष्ण को बलराम चिढ़ाता है तो वो कहता है कि मां मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मोसो कहे तो मोल को लिनो तो ही जसुमती कब जाए हो, यानी बलराम मुझसे ये कहता है कि तू तो मोल का लिया, तो यशोदा ने कब पैदा किया। यशोदा कहती कि ना बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बलराम झूठा है और वो तेरे को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। बोले ना, तर्क देता है, बोले गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, नंद भी गोरा है यशोदा भी गोरी है तो तू काला क्यों है। वहां सूरदास ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, बोले सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत, यानी मुझे गाय की सौगंध है कि तू मेरा बेटा है और मैं ही तेरी पैदा करने वाली माँ हूँ। तो ये चीज़ मध्यकाल में, रीति काल में जब हम आए, यानी 1700 से लेकर 1900 तक का काल मुगल शासन था। नारी का नख सिख वर्णन करना ही उन कवियों का प्रमुख उद्देश्य था। बिहारी जैसे नीति परक कवि, आज अपन सोच सकते हैं इस चीज को। बिहारी लिखता है एक जगह, आड़े दे आले बसन जाड़े हु की रात, आड़े दे आले बसन जाड़े हु की रात, प्रेम बिबस करी सखी सबे डिंग जात, यानी कोई नायिका है जिसका प्रियतम दूर देश में रहता है, आज वो उसके आने की घड़ी आ गई है, तो वो उसके वियोग में बैठी है और क्योंकि उसकी सखियां उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं तो वो उसको सांत्वना देने के लिए जाती हैं, लेकिन जाने से पहले एक इलाज करती हैं। बोले क्या? आड़े दे आले बसन, यानी जैसे रजाई ली, उसको गीला किया और उसको आगे कर करके चल रही हैं। तो कवि ने प्रश्न किया कि क्यों? उसने तर्क दिया कि बोले आड़े दे आले बसन जाड़े हु की, सर्दियों का समय है और गीले वस्त्र आगे करके चल रही हैं, क्यों? बोले उसके मुंह से ऐसी गरम गरम सांसें निकलती हैं कि आग लगने की संभावना है। बताओ उसके आगे क्या करेगा सिलेंडर। तो ये चीज़ क्या थी? अतिशयोक्ति। इस चीज़ को अपन कहते हैं व्यंजक। इस अतिशयोक्ति के अलावा इसमें एक व्यंग्य अर्थ होता है। एक तो कहने वाले का तरीका ऐसा हो कि वो बात सामने वाले को चुभे, या फिर सुनने वाला जानबूझ करके उसका उल्टा अर्थ निकाल ले, वो भी चला जाता है व्यंजक में। जैसे मैं मेरा निजी अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने कंपटीशन सेंटर से पीछे रीट वाले टाइम में जा रहा था, तो एक लड़का मेरे साथ था, मोटरसाइकिल पर हम सवार थे। मोटरसाइकिल रास्ते में कहीं पंक्चर हो गई, इंडाली गांव पड़ता है,
तो लड़के ने कहा गुरुजी बाइक पंक्चर हो गई। मैंने कहा आगे एक दुकान है, वहाँ निकलवाते हैं पंक्चर। अब पंक्चर की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पाइप पड़ी है, बाहर टंकी पड़ी है हवा की, टायर पड़े हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बच्चा तो बच्चा ही था, उसने दुकानदार से, जो वहाँ का सेल्समैन था, उससे जाकर के कहा, बोले भाई पंक्चर काटा है के। देखिए उसने प्रश्न तो सीधा सा ही किया था, बोले पंक्चर काटा है के। अब वो भी कोई मेरी तरह बोला डाला था, उसने कहा ना कालजा का ढूंढ कटवावा है के। ये चीज़ कहाँ चली गई? व्यंजक में। यानी वो ये कहता कि हाँ पंक्चर निकालूं हूँ, तब तो वो वाचक था, सत्य बोला, लेकिन उसने उल्टा उत्तर दिया कि ना कालजा काटू हूँ, तो वो किस में चला गया? व्यंजक। ये बात सामने वाले को थोड़ी सी चुभती है। अपन अमूमन रास्ते चलते चलते किसी को ये पूछ रहे हैं कि ये रोड चूरू जाएगी क्या? अगलो कह दे भाई मैं तो 40 साल देख रहे हूँ, आ उरे ही है कठे गुन गई। यानी हम ये तो पूछ सकते थे कि इस रोड से मैं चूरू जा सकता हूँ क्या, लेकिन पूछा क्या कि ये रोड चूरू जाएगी क्या? तो अगले ने क्या कहा कि मैं तो इसको 40 साल से यहीं देख रहा हूँ। ये चीज़ कहाँ चली गई? व्यंजक में। कई बार हम ऐसा होता है कि जैसे हॉस्पिटल से कोई बंदा बाहर निकल रहा है, हाथ पर प्लास्टर किया हुआ है, गले में रस्सी है, हाथ को बांध रखा है, और अपन उसको ये पूछते हैं अरे भाई तेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया? अगले कह दे ना फैशन चल रहा है तू भी करवा ले। तो वो चीज़ कहाँ चली गई है? व्यंजक में चली गई है। जब हमें सिखाया गया था तो एक शानदार उदाहरण दिया करते थे गुरुजी। एक तो ये अपना जैसे सेल फोन है, आज मैं ये कहूँ कि व्यंजक शब्द का जन्मदाता है। सेल फोन शब्द का पर्सनल होता है। अपन सो रहे, गर्मियों का समय है, रात को 2 बजे एक फोन आता है। अब रात को 2 बजे फोन आने का मतलब है जिसने फोन रिसीव किया है उसको दोबारा गर्मी में नींद नहीं आनी। एक अजीब सी झुंझलाहट होती है और अगला सीधा सा प्रश्न करता है पहला कि कौन बोल रहा है, यानी कौन बोल रहे हो। अब यदि उसको मैंने जैसे रिसीव किया तो सीधी सी बात है ना कि मेरा फ़ोन है, पर्सनल है, तो रिसीव जिसने किया, अगर तेरे पास नंबर है तो जो काम है वो बोल। यदि हम उसको ये कह रहे हैं कि मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो मैं उसको सत्य बोला हूँ। लेकिन जैसे ही उसने प्रश्न किया कि कौन बोला है, मैंने ये कह दिया कि मैं तो नरेंद्र मोदी को भतीजो बोलूँ, तन्ना तेरा कौन चाहे, तो वो कहाँ चला गया? व्यंजक में चला गया। ये बात उसको थोड़ा सा चुभेगी। वो यही से संतुष्ट नहीं होता, अगला प्रश्न दागता है, बोले कड़ेऊ बोला है, यानी कहाँ से बोल रहे हो। यदि मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं तो गुदड़े में हूँ, बिस्तर में हूँ, तो सत्य बोला, यानी वो वाचक है। और यदि उसको हम ये कह देते हैं कि मैं तो धरती पर ही हूँ, तू कड़सीक पाओगो, तो वो कहाँ चला गया? व्यंजक में। वो इतने से ही संतुष्ट नहीं होता है, एक प्रश्न और दागता है, बोले और सुना तो। मतलब अमूमन आप सबके साथ होता है ऐसा, जब भी फ़ोन आता तो अपन अक्सर ऐसे करते हैं कि और सुना तो। उसको ये कह दो कि तन में पहली कथा सुना दिया, वह बता दे ताकि अगला चालू कर दूं, तो वो किस में चला गया? व्यंजक में चला गया। तीनों को दोबारा देखिए। किसी भी शब्द का साधारण, मुख्य या 100% सत्य अर्थ वाचक कहलाता है। किसी भी संज्ञा के लक्षण देखकर निर्धारित किया गया अर्थ लक्षक कहलाता है। और यदि कोई अतिशयोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए या फिर कोई व्यंग्य कथन व्यंजक कहलाता है। जब हम इसको विस्तृत रूप से इतना सीख चुके हैं, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं एक बार स्कूल बस में बैठा था और एक छोटा बच्चा बोला, सर मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं। यदि इन तीनों शब्दों के लिए आप एक लाइन ध्यान में रख लोगे तो कभी दोबारा पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। उस बच्चे ने मेरे को चुटकुला सुनाया। बोले सर एक छोटा बच्चा कॉपी से कागज उखाड़ता है और वो माँ के पास ले गया। बोले ले मम्मा इसको जीभ से काटते। माँ ने कहा बेटा कागज कभी जीभ से कटता है क्या? तो बच्चा बोलता है, बोले पापा तो हर रोज कहते हैं तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। इस लाइन को याद रखना, तीनों में देखना। लाइन तो ये कि तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, ये पापा ने बोला है। बच्चे ने सोचा कि कैंची का काम काटना, क्योंकि उसका दिमाग इतना ही विकसित था कि वो सिर्फ सत्य अर्थ को ही सीख सकता था। कैंची का काम काटना है तो मम्मा की जुबान भी काट देगी। पापा ने उसके लक्षण देखे, बहुत ज़्यादा चप्पर चप्पर कराया करती,
इले संज्ञा क्या की दे दी, कैंची की। पापा के लिए वही लाइन क्या थी, लक्षक। और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं या अपनी हिंदी में जिसको अंतर कथन कहते हैं, यदि पापा डायरेक्ट मम्मा को बोलता कि तेरी जुबान कैंची की तरह चलती तो इतना रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बच्चे के माध्यम से घूम करके जब वो बात आई तो डबल रिएक्शन हुआ। मम्मा ने कहा आ जान दे तेरे पापा ने तो रोज की नई नई चीज सिखावा है। यानी लाइन एक थी, तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, बच्चे ने सत्य अर्थ लिया कि कागज काट देगी। बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए पापा ने उसके लक्षण देखे और संज्ञा किसकी दे दी, कैंची की। और वही बात माँ को चुभी इसलिए वो किस में चला गया, व्यंजक में। पूरी प्रक्रिया देखिए, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक शब्द के 3 भेद हैं, पहला वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। किसी भी शब्द का साधारण, मुख्य या 100% सत्य अर्थ वाचक कहलाता है। किसी भी संज्ञा के लक्षण देखकर निर्धारित किया गया अर्थ लक्षक कहलाता है। और कोई भी अतिशयोक्ति या व्यंग्य अर्थ व्यंजक कहलाता है। आज के लिए इतना है।